नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मुनाफा कमाने की पूरी प्लानिंग तो कर ली, पर सेहत के खजाने का ख्याल रखा क्या? आंकड़ों के मुताबिक भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% पर है, जो कि बाकी एशियाई देशों में सबसे ज्यादा है और इसमें साल दर साल और बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं बढ़ती हेल्थ केयर डिमांड का असर इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी पड़ रहा है। ऐसे में कैसे बनाए हेल्थ का सुरक्षा चक्र, कितना हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना सही है, बदलते समय के साथ इंश्योरेंस में क्या क्या इनोवेशन हुए हैं, इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ आज हैं बजाज आलियांज के जनरल इंश्योरेंस के चीफ टेक्निकल ऑफिसर टीए रामलिंगम। रामलिंगम सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। ये तो सबको मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहद ही ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत हम किसी से छिपी नहीं है, पर जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है बढ़ता मेडिकल इन्फ्लेशन। एक डेटा तो ये भी कहता है, जो हमने कुछ खंगाला, कि भारत में सबसे ज़्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन है। मतलब अब लोगों को ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ती है अपने अस्पताल के खर्चों के लिए। इस पर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और आप रोशनी डालें कि आखिरकार क्या वजह है कि भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। जी धन्यवाद। जी देखिए, एक्चुअली जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है, ये पैंडेमिक जो कोविड आया था उसके बाद काफी इंक्रीज हो गया है। अब पैंडेमिक के चलते चलते बहुत से टेस्ट कराए गए और आज आज आप कोई भी एडमिट हो जाता है तो बहुत से टेस्ट कराए जाते हैं, तो देखा जाने के लिए कि पहले उनको कोविड नहीं है या दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसकी वजह से क्या है, काफी कुछ कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इंक्रीज हो गया है। सो वो एक मेन कारण है जो हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से। बेसिकली अगर आप 2020 से देखें और अब, तो 25 से 30% की इंक्रीज हो गई है कॉस्ट। एंड मुझे लगता है कि इसका जो मेन श्रेय जो है, ये कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी है। ओके, तो बेसिकली कोविड के बाद जो पूरा एक कह सकते हैं इकोसिस्टम है हेल्थ इंश्योरेंस का भी, वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। एक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी भी हम इसमें देख सकते हैं, पर जो डिमांड है सर साथ ही में, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमने देखी है, क्योंकि हेल्थ केयर सेवाओं, जैसे आपने बताया, हेल्थ केयर सर्विसेज को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। कोविड के बाद नेचुरल भी एक तो जागरूकता भी बढ़ी है लोगों में, दूसरा ये भी कि लोगों में नेचुरली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, और ये दोनों रीजंस है जिसकी वजह से हेल्थ केयर सर्विसेज पर बोझ भी पड़ा है और उसकी डिमांड भी बढ़ी है। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है बढ़ते मेडिकल इन्फ्लेशन एंड इवेंचुअली बढ़ते प्रीमियम का भी, जो हम हेल्थ इंश्योरेंस में एक बढ़ता प्रीमियम भी देख रहे हैं। सो देखिए, एक्चुअली पहले अगर आप देखते थे तो जनरल इंश्योरेंस नॉर्मली हमेशा एक पुश प्रोडक्ट रहा है कि आपको जाके बेचना पड़ता था। लेकिन कोविड आने के बाद एटलीस्ट हेल्थ की अवेयरनेस, स्पेशली जो आपका 2 फेज 1 और फेज 2 आए थे, जिसमें फेज 2 में बेसिकली काफी लोग जो लोगों की मौत भी हुई थी। एंड जो मेडिकल सर्विसेज को भी काफी क्या बोलते हैं, सो काफी टाइट उनके सिस्टम्स वगैरह करने पड़े थे। तो उस हिसाब से आई थिंक अभी आज की तारीख में हेल्थ अवेयरनेस सभी लोगों के पास इंक्रीज हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर आप देखेंगे, ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। ईयर ऑन ईयर 28 से 29% की ग्रोथ दिख रही है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो बिक रही है। तो उस हिसाब से तो कोविड एक तरफ से तो बहुत से क्लेम्स लेके आया था हेल्थ की तरफ, बट उसी तरफ दूसरी नजरिए में देखें तो काफी जागरूकता लाया है टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस। सो अवेयरनेस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कोविड की वजह से काफी इंप्रूव हुआ है। ओके, अवेयरनेस आप कह रहे हैं कि काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। इसमें स्पेशली जनरल इंश्योरेंस में रामा सर, जो बड़ा जो डेफिनेटली जो हिस्सा रहता है वो हेल्थ इंश्योरेंस का रहता है। पिछले कुछ टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस का जो ग्रोथ है वो कैसा बढ़ा है, और उसमें भी अगर हम ग्रुप हेल्थ सेगमेंट की बात करें या फिर रिटेल इंडिविजुअल लेवल पर बात करें, दोनों का जो डिमांड रहा है या सप्लाई रही है, जो उसका ग्रोथ रहा है प्रीमियम का, वो किस हिसाब से आगे बढ़ा है? देखिए, ग्रुप हेल्थ तो पहले भी सारी अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो है अपने एम्प्लॉइज के लिए लेते ही थे। इंडिविजुअल हेल्थ का ही मेन इशू होता था, क्योंकि
ये जाके रियली लोगों को बेचना पड़ता था। जैसे मैंने कहा पहले कि ये पुश प्रोडक्ट हुआ करता था। अगर आज की तारीख में देखें तो बोथ रिटेल और ग्रुप दोनों अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज़ एक बार ये पैंडेमिक आने के बाद कोई भी कॉर्पोरेट हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, वो अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और सभी लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो वो कवर ले रहे हैं, वो एडिक्वेट है कि नहीं। तो उस हिसाब से ये दोनों ग्रुप और रिटेल वो दोनों अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। हम्म, ये प्रीमियम में पिछले कुछ टाइम में सर हमने देखा है बढ़ोतरी हुई है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में। डेफिनेटली जो ग्रुप हेल्थ सेगमेंट है उसमें डिस्काउंट रैशनलाइजेशन होता है, पर रिटेल स्पेशली जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसमें हमने एक बढ़ोतरी देखी है। आपके एस्टिमेट के हिसाब से ये कितनी बढ़ोतरी दिखी है, और आगे आने वाले टाइम में आपको लगता है ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं कि लोगों को ज्यादा प्रीमियम अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे देना पड़ेगा? तो देखिए एक्चुअली जब आप मेडिकल या हेल्थ पॉलिसीज देखेंगे तो कोविड से पहले एक प्राइसिंग हुआ करता था, लेकिन कोविड जैसा सिचुएशन आज तक किसी ने देखा नहीं। और अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो पिछले जो 2 साल था कोविड, नियरली 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ का आउटगो एज फार एज क्लेम्स चला गया। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसकी भरपाई तो कहीं प्रीमियम इंक्रीज से ही होगा, क्योंकि अगर इतना सारा लॉसेस होने वाला है तो ये सेक्टर उतने लॉसेस को झेल नहीं पाएंगे। तो दैट इज वाई इफ यू सी लास्ट 1 साल में आई थिंक सभी कंपनियों ने 20 से 22% की इंक्रीज की है अपने प्रीमियम में। एंड मुझे लगता है कि ये आगे इट्स नॉट है कि एवरी ईयर इतना बढ़ेगा। मे बी ये 1-2 साल तक ये ऐसा स्टेबलाइज रहेगा, और होपफुली अगर कोई और या पैंडेमिक ना आए तब तक तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिन लोगों ने बढ़ाना ओके। था उन्होंने सबने बढ़ा दिया है, सबने बढ़ा दिया प्रीमियम। ओके, लगभग मतलब जो एक मैक्सिमम जो बढ़त की जो कैपिंग है इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से, सर आपकी नॉलेज में कितनी तक है ये जो प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से? लॉस रेशियोस देखे हैं, एक्चुअल प्राइसिंग हुई है, बेस्ड ऑन दैट किसी का 18% है तो किसी का 24% तक भी गया है। तो ओवरऑल एवरेज जो मैंने कहा 20 से 22% इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल इंक्रीज हुआ रहेगा प्राइस। ओके, 20 से 22% हमने इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी देखी है बस हाल फिलहाल में। सर बहुत ज़रूरी है समझना और जानना कि जिस तरीके से हमारे आसपास जो सिचुएशन भी बदली है, कोविड के बाद भी सिचुएशन काफ़ी बदली है, हेल्थ इंश्योरेंस में इनोवेशन टाइम टू टाइम जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ग्राहकों को सुविधा देने के लिए कुछ ना कुछ सुविधा लेकर आती है। हाल फिलहाल में हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसे कौन से इनोवेशंस हैं जो किए गए हैं जिससे कि ग्राहकों को भी फायदा हुआ है और उसका अल्टीमेट फायदा इंश्योरेंस कंपनीज को मिला? देखिए अगर आप 4-5 साल पहले की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही एक प्रोसेस काफी टीडियस हुआ करता था। आपको पूरा हेल्थ चेकअप कराना है, वो हेल्थ सेंटर में जाना है या पैथोलॉजी सेंटर में जाना है, और आपका एक दिन पूरा वेस्ट होता था। और इसी ये भी एक कारण हो सकता है कि बहुत लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये सोचते थे यार ये बहुत बड़ा झंझट है, तो इसलिए जो अवेयरनेस या बोलो या उत्सुकता इस हेल्थ पॉलिसी लेने के लिए भी थोड़े लोगों की कमी थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत से इनोवेशंस हुए हैं, जैसे होम विजिट हो जाते हैं तो आपका जो भी टेस्ट वेस्ट कराना है वो आपके घर से हो जाते हैं। दूसरी जो आजकल हर हर आदमी जो है अभी थोड़ा फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगा है कोविड के बाद, और ये वेयरेबल्स वगैरह आ गई हैं। तो उससे एक एडवांटेज इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी ये हो गया है कि आपका फिटनेस लेवल्स, आप कितना वॉक करते हैं, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, अगर ये डेटा अंडरराइटर्स को मिल जाए, हेल्थ अंडरराइटर्स को, तो जब आपका प्रीमियम अगले साल का आएगा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक नया इनोवेशन है। तो उसके बाद बहुत से ऐप आ गए हैं जो आपके एंटायर हेल्थ एस्पेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं। अगर वो डेटा आपने रेगुलरली कैप्चर करके रखा है, बहुत सी पॉलिसीज है जो आपको इंसेंटिव देती हैं कि आपको अगर आपने ये सब मेंटेन किया तो आपको 5% डिस्काउंट, 7.5% डिस्काउंट प्रीमियम में मिलेगा। तो ये सब नए नए इनोवेशंस आए हैं। टेलीमेडिसिन आ गई है, तो जैसे कोई भी चीज का अगर आपको टेस्ट कराना हो तो आपको फोन पे आपसे सवाल जवाब किया जाएगा आपके हेल्थ के बारे में, एंड बेस्ड ऑन दैट
आपको पॉलिसी या तो इश्यू की जाएगी या रिजेक्ट की जाएगी। तो ये सब चीजें कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर के लिए लास्ट आई वुड से 2 या 3 साल में काफी कुछ आ गई हैं। और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो और इनोवेशंस आएंगी, बिकॉज ये इंडस्ट्री अब पूरी खुल गई है। आपको इस मार्केट में compete करना है तो कुछ ना कुछ नया तो लाना पड़ेगा, तो इनोवेशंस तो चलता रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा हमसे जो दर्शक है वो सवाल पूछते हैं एक खास तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। दोनों के मैं आपसे एक एक करके जवाब लूंगी। ये तो है ही कि आजकल के टाइम के हिसाब से हमें कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना पर्याप्त है और क्या बेसिक हेल्थ कवर से काम चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जवाब लेना चाहती हूँ इस सवाल का कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मुश्किल है अभी भी। या तो उनको बहुत हाई प्रीमियम पर इंश्योरेंस मिलेगा, या तो अब तो चलिए कुछ कंपनीज ने देना शुरू किया है, लेकिन जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ती है। इस एरिया में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने कुछ सुविधा दी है खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को? देखिए, सभी कंपनियां इस इंडस्ट्री में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लाई है बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए। हमने भी कोई एक नया प्रोडक्ट लाया, सिल्वर हेल्थ, जो काफी सालों से चल रहा है, अभी इसको रिवाइज किया है। सिमिलरली हमारे कॉम्पिटिटर्स ने भी ऐसे प्रोडक्ट्स लाए हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए कवर करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक रेस्पेक्ट राइडर करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन जो अपने फैमिली से अलग रहते हैं, और अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनको अस्पताल तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है, एम्बुलेंस बुलाना एंड ऑल दोस थिंग्स, वो हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो ऐसे सेट कि जैसे जैसे इनोवेशन होते जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन लेवल पे भी इनोवेशन होंगे, उसके लिए भी अलग से प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ, ये थोड़ा जरूरी है कि भाई अगर आप शुरू से पॉलिसी ले रहे हैं यंग एज से, तो आपको आसानी होगी। आप अगर 50-60 साल के बाद अगर आप पहली बार हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, वो थोड़ी सी दिक्कत है। बट आई एम श्योर कि जैसे जैसे और इनोवेशन आएंगी ये और सिंप्लीफाई होगा, और ये सीनियर सिटीजन को जो तकलीफ होगी वो कम हो जाएंगी। ओके, गुड टू नो दैट सर कि सीनियर सिटीजन का ख्याल भी रख रही है इंश्योरेंस कंपनी। आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है आजकल के टाइम में? हाउ मच इज टू मच? देखिए, ये एक सवाल जो है इसको डिपेंड करता है सबसे पहले आपके एज के ऊपर, बिकॉज अगर आप बहुत यंग है तो ऑब्वियसली लिमिट कम कम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50 आ गए हैं, और आप जानते हैं कि आजकल जो मेट्रो सिटीज में अगर आप अनफॉर्चुनेटली कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो 1 से 2 लाख रुपए तो ऐसे ही मतलब खर्चे हो जाते हैं। तो इन मेट्रो सिटीज एंड बिग सिटीज देखिए कम से कम 20 लाख रुपए का कवर तो मिनिमम होना ही चाहिए। दूसरा ये है कि भाई आपका मेडिकल कंडीशन या फिजिकल फिटनेस कैसा है, आपके फैमिली का क्या बोलते हैं मेडिकल सिचुएशन कैसा है, इन सब चीजों को मद्देनजर करते हुए कि आपको एक ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली एक थंब रूल तो कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज द थिंग इज दैट ईच इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट अलग है। वो कितना खर्चा करना चाहता है, बिकॉज इसमें भी एक प्रीमियम का कॉस्ट रहता है, इन सब पे डिपेंड करता है। बट आइडियली आई वुड से कि एक तो एज देखा जाए, एक उसका फाइनेंशियल स्टेटस, वो कितना खर्चा कर सकता है, कुछ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है क्या उसके पास ऑलरेडी, और दूसरे फैमिली हिस्ट्री कैसा है। एक चीज आजकल जो नई चीज आ रही है लाइफस्टाइल, बिकॉज आजकल क्या बहुत से ओबेसिटी बोलो या लाइफस्टाइल डिसीजेस भी आ गई हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि आपका काम किस तरह के, आप पूरे दिन एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं तो नेचुरली आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो यू नीड टू हैव अ हायर कवर। तो ये सब जो 5-6 चीजें हैं, ये सब मिला के देन वन नीड्स टू डिसाइड कि कितना कवर लेना चाहिए। बट एज ए सेड, फॉर ए पर्सन जो मेट्रो में रहता है, कम से कम 20 से 25 लाख का कवर तो लेना जरूरी है। तो उम्र के साथ, आय के साथ, शहर के साथ आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? और लाइफस्टाइल आपकी एक टियर 1 शहर में भी अलग हो सकती है, टियर 2 शहर में भी अलग हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जैसा रामालिंगम सर ने बोला, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर को डिटरमिन करता है। बहुत धन्यवाद रामालिंगम जी, हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में आप शामिल हुए चर्चा के लिए। सेहत ही दौलत म्यूचुअल फंड गाइड में आप सभी का स्वागत है, और आज हम इस खास सेगमेंट में बात करेंगे क्या ये सही समय है डेट में निवेश करने का, डेट में निवेश के क्या विकल्प आपके पास इस साल
बेहतर साबित हो सकते हैं, और क्या है आउटलुक डेट बाजार का साल 2023 के लिए? हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट हैं उनका परिचय करा देते हैं। देवांग शाह, को हेड फिक्स्ड इनकम एक्सिस म्यूचुअल फंड। देवांग, बहुत स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड गाइड में। यही समझना चाहेंगे कि डेट फिक्स्ड इनकम जिसे कहते हैं, कैसा लग रहा है आपको फिलहाल बाकी साल? क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि एक बार फिर से जो आरबीआई है हो सकता है एक और बस बढ़ोतरी करे ब्याज दरों में। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल रेस्ट ऑफ द ईयर फिक्स्ड इनकम का बाजार एक्साइटिंग नजर आ रहा है आपको? थैंक यू स्वाति। तो पहले तो एक बार एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नोटिस करनी चाहिए कि हमने लास्ट 12 महीनों में काफी इंटरेस्ट रेट हाइक्स देख चुके हैं। अगर आप ब्याज दर की बात करेंगे तो ब्याज दर जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स होते हैं, आरबीआई एक साल पहले ऑपरेटिव पॉलिसी रेट जो अपना था इंडिया में वो 335 था। रेपो रेट 4% पे था, लेकिन जो ऑपरेटिव रेट रिवर्स रेपो के हिसाब से 335 पे था। आज के दिन में अगर आप रेपो रेट देखेंगे तो वो 6.5 पे चला गया है। तो हमने ऑलरेडी 300 बेसिस की ब्याज दर बढ़ोतरी देख चुके हैं। ये ऑब्वियसली माहौल ऐसा था कि जहां पे कमोडिटीज की प्राइस ऊपर चली गई थी, इन्फ्लेशन काफी ऊपर था, और लास्ट 12 महीनों में सब लोग को एक सेंट्रल बैंकर्स को भय था कि वो पीछे रह जाएंगे और एक इन्फ्लेशन साइकिल में फंस जाएंगे, और उसके हिसाब से बहुत सारे रेट हाइक की फ्रंट लोडिंग हो चुकी है। हमें इंक्रीमेंटली यहाँ से दिख रहा है, आपने आई एम श्योर लास्ट 2-3 दिन में देखा होगा कि बाजार में ग्लोबली और इंडिया में एक टेंशन आ रही है, जहां पे ग्रोथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एक्सीडेंट की बात चर्चा चल रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ और समवेयर ग्रोथ स्लो डाउन दिखना लग गए, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आरबीआई एक धीरे से अभी रेट हाइक करेंगे, और उनका जो माध्यम रहेगा और पेस जो रहेगा रेट हाइक की वो काफी स्लो रहेगी। हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, अगर हम आगे जाके मैक्रो को भी देखें, जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन पैरामीटर्स जो मॉनेटरी पॉलिसी और ब्याज दर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, अगर हम उन पर फोकस करें तो इन्फ्लेशन नीचे दिखा रहा है। उनकी जो ट्रेंड है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जाता दिखेगा। आज का भी जो हेडलाइन सीपीआई थोड़ी देर में रिलीज होगा, हमारे अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 6.25 से 6.5 की बैंड में रहेगा। तो आरबीआई अप्रैल पॉलिसी में है पॉसिबिलिटी कि 25 बेसिस का रेट हाइक करे, लेकिन ये वन ऑफ द लास्ट रेट हाइक्स रहेगा। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में 675 के ऊपर ऑपरेटिव रेट बहुत मुश्किल से जाएंगे, और यहाँ बाजार बहुत हमारा जो शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व है, तो बाजार में 2 कर्व रहते हैं, शॉर्ट एंड और लॉन्ग बॉन्ड्स। जो शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व है, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि 675 to 7% रेपो रेट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुके हैं, और इन्वेस्टर्स जो 1 से 3 साल का निवेश करना चाहते हैं वो शॉर्ट टू मीडियम फंड टर्म्स देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि 6.75 जो है परसेंटेज ऑफ रेपो रेट, ये एक्सपेक्ट हम अब कुछ समय के बाद एक्सपेक्ट करेंगे आरबीआई की पॉलिसी में, और उसके बाद एक पॉज की स्थिति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए जो पूरा फिक्स्ड इनकम का जो बाजार है देवांग, उसमें अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हर कोई देखना चाहता है, हर कोई चाहता है निवेशक की फिक्स्ड इनकम से उसकी कमाई हो। तो ऐसे में जैसा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी एक नया डेट फंड लॉन्च किया, एक्सिस निफ्टी जीसेक सितंबर 2032 डेट इंडेक्स फंड, स्पेशली इस टाइम पर ये फंड लाने के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? हाँ, हमारा अंदाजा ऐसा है कि पहले तो जैसे मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई और आपने कवर भी करा कि एक लास्ट 12 महीने में बहुत सारे रेट हाइक्स हो चुके हैं। तो हम अगर मैक्रो इंडिया की स्टोरी देखते हैं, स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन पे, जिस पे ब्याज दर और मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स बहुत फोकस करते हैं, वो हमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रही है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि यहाँ से इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली फिक्स्ड इनकम जो मार्केट देख रहे हैं, उनको धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। अभी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो अपना स्पेसिफिकली अगर इन्वेस्टर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखता है तो एब्सोल्यूट यील्ड्स अभी बहुत अट्रैक्टिव हो गई है। अगर आप 1 साल जीसेक देखिए, 10 साल जीसेक देखिए, पूरा कर्व फ्लैट हो चुका है, बिकॉज लास्ट 12 महीने में जो भी सारे रेट हाइक्स हुए उसके वजह से शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व ऊपर चला गया है, और लॉन्ग बॉन्ड्स में भी
फिस्कल एडिशनल बोरोइंग, इन्फ्लेशन की भय और उसके वजह से प्लस रेट हाइक्स की वजह से 10 ईयर जीसेक भी ऊपर गए हैं। लास्ट ईयर 10 ईयर जीसेक 7% के आसपास था, वो 740 745 बैंड में चले गए हैं। तो एब्सोल्यूट लेवल्स अभी जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर के लिए है वो काफी अच्छे हैं। जो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्टर टर्म है वो अभी भी शॉर्टर टर्म प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जो इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी लॉन्गर टर्म है, उसके लिए ये एनएफओ है जो इसका थॉट प्रोसेस है कि अगर अभी इस टाइम अभी लॉन्ग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स देख सकते हैं। 2032 इंडेक्स फंड वो एक ओपन एंडेड एफएमपी की तरह है, वो एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा और उसमें जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 100% जीसेक रहेगी, जिसका निवेश पीरियड लंबा है जो 8 से 10 साल का है, उसके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ओके, और आपने क्योंकि जीसेक की बात की तो ऐसे टाइम पर जो अलग अलग विकल्प हैं फिक्स्ड इनकम या डेट में निवेश करने के, एक तरफ जीसेक हो गया और फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं, कहां पर ज्यादा फायदा आपको नजर आता है? तो हमारा अंदाजा ऐसा रहा है कि पहले जो कर्व सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है वो जीसेक और पहले रहता है हमेशा। तो जीसेक मार्केट पहले रिएक्शन देता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड थोड़े लैग के साथ रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड सप्लाई कैसा रहता है। लास्ट आपको पता है खुद ही कि लास्ट कोविड के बाद 1 साल तक तो क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल रहा नहीं था। आपने लास्ट 6 महीने में कॉर्पोरेट बॉन्ड सप्लाई शुरू होते देखा हुआ है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के जो स्प्रेड्स है, हमारे हिसाब से अगर हम हिस्ट्री की और उसकी ट्रेंड देखते हैं, अगर 10 साल का ट्रेंड्स देखते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड के, तो हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड्स काफी म्यूटेड है और स्पेसिफिकली लॉन्ग बॉन्ड सेगमेंट में सप्लाई नहीं होने के हिसाब से, प्लस आपकी इंश्योरेंस डिमांड, लॉन्ग बॉन्ड इन्वेस्टर्स की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रही है इस साल। सो उसके हिसाब से जो कॉर्पोरेट बॉन्ड के स्प्रेड्स है वो हमें थोड़े कॉम्प्रेस दिखते हैं। अगर आप नजरिया के हिसाब से भी देखेंगे तो ये ट्रेंड जो स्प्रेड, जो न्यूट्रल स्प्रेड गिना जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड और 10 ईयर के बीच में, वो जनरली 50 बेसिस का गिना जाता है। आज के दिन में भी अगर आप स्प्रेड देखेंगे तो वो 35 से 40 बेसिस का स्प्रेड है बिटवीन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड और 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड। सो हमारा अंदाजा ऐसा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे मैक्रो काफी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट रेट की साइकिल अभी यहाँ पीक होते दिख रही है और हमें अब डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है और स्प्रेड्स जो काफी रियलाइन नहीं हुए हैं, हमारा नजरिया ऐसा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जीसेक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, जो 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन देख रहे हैं जो इन्वेस्टर्स, उसके लिए स्पेसिफिकली जहां स्प्रेड्स कॉम्प्रेस्ड है, जीसेक फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं जीसेक के थ्रू इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर एक विकल्प है फिक्स्ड इनकम में, वो भी 10 साल के नजरिए के लिए, लंबी अवधि के नजरिए के लिए जीसेक ज्यादा आकर्षक नजर आ रहे हैं। एक आम निवेशक के लिए देवांग समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर टारगेट मैच्योरिटी फंड भी है, वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसमें अब हाई रेट पर, हाई ब्याज दरों पर अपने निवेश को लॉक इन करने का मौका भी है निवेशकों के पास। और इसमें भी मैं आपसे पूछूंगी टारगेट मैच्योरिटी फंड या फिर आपने जो अपना पसंद बताई अभी जीसेक, वो आपको दोनों में से अगर एक कॉमन निवेशक के लिए आप बताएं ज्यादा बेहतर विकल्प तो। जो हमने फंड लॉन्च किया वो भी एक तरीके का टारगेट मैच्योरिटी फंड ही है। वो 2032 का टारगेट मैच्योरिटी फंड है, वो 10 साल का इंडेक्स फंड है जो एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा और 100% इन्वेस्टमेंट उसकी जीसेक में रहेगी। हमारा अंदाजा ऐसा है कि इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट जो लंबा, जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा होगा और जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छा है। टारगेट मैच्योरिटी फंड, जैसे मैंने स्वाति एक्सप्लेन करा, वो एक सिंपल तरीका है। जैसे अगर आप पहले देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे एफएमपीज लॉन्च करते थे, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, जिसमें एक ओपन पीरियड रहता था, उसके बाद प्रोडक्ट बंद हो जाता था और आपको मैच्योरिटी के बाद एक रिटर्न और प्रोसीड्स वापस पे आउट हो जाते थे।
इंडेक्स फंड में जो बेनिफिट है वो इन्वेस्टर को है, एक कि उसको पोर्टफोलियो पूरा दिख जाता है, बिकॉज इंडेक्स को हम लोग को रेप्लिकेट करना होता है। दूसरा चीज, उसमें आपको मैच्योरिटी, क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या ड्यूरेशन ऑफ द फंड है, वो सारी चीजें पहले ही मालूम पड़ जाती है। तीसरी चीज, उसकी इंडिकेटिव यील्ड्स क्या रहेगी वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से काफी एडिशनल और अच्छे डिस्क्लोजर्स है, और टारगेट मैच्योरिटी फंड इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के माइंड में। बट अगर आप मूड क्वेश्चन पे आएंगे कि पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, हमेशा ऑब्वियसली एक्टिव फंड्स ज्यादा फायदे देते हैं, बिकॉज यहाँ से अगर डायरेक्शनल इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो एक्टिव फंड्स थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे पैसिव फंड्स को। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टर होराइजन बहुत लंबा है और अगर आपको उसको पैसिव फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना है, तो हमारा जो एनएफओ हमने लॉन्च करा है वो बहुत सही तरीके से उनको इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं फिक्स्ड इनकम या फिर डेट में इस साल निवेश करने के लिए, और उस पर चर्चा की आपने देवांग हमारे साथ इस सेगमेंट में। बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। म्यूचुअल फंड गाइड में आज के लिए बस इतना ही।